तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वालो स्टार ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट इन नॉवल के चैप्टर नंबर 272 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज की एपिसोड थोड़ी सी मजेदार और लंबी भी होने वाली है, क्योंकि आज हम लू फेंग को ऑरिजिन वर्ल्ड के बाहर जाते हुए देखेंगे। और फिलहाल के लिए हमारा ये सीजन इस वक्त खत्म होता है और जो नेक्स्ट चैप्टर आएंगे वो 3 दिन बाद होगा। मतलब 3 दिन का रेस्ट ले रहे हैं अपने ऑथर, इसलिए आप लोग कमेंट में मत करना कि यार चैप्टर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो 3 दिन बाद ही आएंगे और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि चैप्टर भी थोड़ी लंबी आई है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग अपने स्टडी को कंप्लीट कर रहा होता है, इसी के साथ हमें गैलेक्सी डिवाइन किंगडम के कैपिटल सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें ब्लैक फायर डेमन लॉर्ड को दिखाया जाता है, जो चिल्ला कर कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी से स्वान को निकालो, जल्दी से इसे करो ग्यूजी, मुझे इसे पीना है, आखिरकार तुमने इसको कहाँ रख दिया। अब यहाँ पे ग्यूजी एम्पर को दिखाया जाता है जो कि मजे में होते हैं और वो कहते हैं कि मैंने लास्ट टाइम काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है और इससे मैंने एक्सचेंज भी किया है, तो यार तुम सबको पिलाना मेरा हक बनता है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। लेकिन तुम लोगों ने तो पूरे के पूरे जार को एक ही झटके में पी गए, ये थोड़े ना होती है। मतलब इतनी महंगे मैंने वाइन लाई थी और तुमने इतनी जल्दी खत्म कर दी। अब यहाँ पे बताया जाता है कि उसने जो वाइन खरीदी थी वो ड्रीम रियल्म के अंदर से खरीदी थी और इस वाइन की कीमत सच में काफी ज्यादा होती है, क्योंकि ये एक रेयर ट्रेजर्स के अंदर में आया करती थी। जिसके साथ अपना जो वूजिंग गॉड किंग होता है वो भी कहता है यार इतना कमीनापन मत दिखाओ, जल्दी से करो और जल्दी से और निकालो। जिसके कारण यहाँ पे यूटियान गॉड किंग को भी दिखाया जाता है, जो कि स्माइल करके वो भी बोलने लगता कि हाँ हाँ निकालो यार, धक कहाँ रहे हो। जिसके साथ वहाँ पे लॉर्ड डा जीजाई भी होता है, जो कि स्माइल करते हुए कहता कि हाँ वाइन तो काफी ज्यादा अच्छी थी। अब इन सब बातों को सुनकर एम्पर क्यूजी भी यार दिल टूट जाता है, बंदे सोचने लगता कि यार ये तो मुझसे खर्चे पार्टी करवाए जा रहे हैं, और कहते हैं कि ठीक है मैं निकालता हूँ, आज तुम लोग जितना मन चाहे उतना पी सकते हो। जिसके साथ वो एक बार और अपने फाइन वाइन की जार को निकालता है, लेकिन वूजिंग गॉड किंग उसको पकड़कर उसको निकाल कर पीना शुरू कर देता है। और हमें रीइंकार्नेशन पवेलियन के बारे में बताया जाता है कि पहले ये सब छिप छिप कर रहा करते थे। मतलब हमने शुरुआत में भी देखा कि कैसे वो सीक्रेटली अपने मिशंस को किया करते थे, लेकिन जब से गैलेक्सी डिवाइन किंगडम का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है तब से वो एक एक करके ज्वाइन करना शुरू कर देता और सबको छुप छुप के रहने की जरूरत भी नहीं पड़ रही थी। स्पेशली रिसेंटली जब लू फेंग ने अपने आइडेंटिटी को रिवील करना शुरू कर दिया था, तो ब्लैक फायर डेमन लॉर्ड भी आगे बढ़कर लू फेंग के गैलेक्सी किंगडम को ज्वाइन किया होता है, क्योंकि ये बंदा हमेशा से छिप के रहा करता था। इसे मोनार्चिस एम्प्रेस से काफी ज्यादा डरता था, क्योंकि इसने यानफेंग एंसेंट किंगडम्स को ऑलरेडी ऑफेंड कर रखा था। अगर किसकी ख्वाहिश नहीं होती कि यार मैं आज़ादी से जी सकूं, किसकी ख्वाहिश नहीं होती कि मैं ऊपर का चमकता हुआ सूरज देख सकूं बिना मैं डार्क के रहे हुए। जिसके साथ वो इसमें ज्वाइन हो गया था और ये अभी गैलेक्सी डिवाइन किंगडम के कैपिटल में रहा करता था। इनके साथ एम्प्रेस और मोनार्चिस की दुश्मनी थी, लेकिन ये सभी भी कुछ नहीं कर सकते, चाहे उनके पास 10 गुना हिम्मत या ताकत क्यों ना आ जाए, वो फिर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। इसके साथ ब्लैक फायर डेमन लॉर्ड कहता कि यार जब सोचो आखिरकार यहाँ पे फेंगडू की विजन कितनी ज्यादा शार्प थी, जबकि हमने यहाँ पे सोचा भी नहीं था कि कोई बंदा ऐसा कर सकता है। वो उसी वक्त जब अपने लॉर्ड केओस वेल में था तब वो जाकर उसको अपने ग्रुप के अंदर ज्वाइन करवाई थी। मतलब ये वही बंदी होती है फेंगडू, जो कि असल में जब लू फेंग केओस वेल में था, मतलब केओस वेल के नंबर 1 ट्रांसेंडेंट बेंग में था, तो उसी पर ऋषि ने जाकर अपने लू फेंग को रीइंकार्नेशन पवेलियन में ज्वाइन किया था। बल्कि उसको फायदा भी दिया था कि देखो तुम ज्वाइन करोगी तो ये चीज हो सकती है। मतलब उसकी आईसाइट काफी ज्यादा अच्छी होती है और ये बंदे उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। वुजिन गॉड किंग भी कहते कि हाँ ये जो स्पीड से लॉर्ड ऑफ नेशंस इस स्पीड से राइज करे वो काफी ज्यादा एस्टोनिशिंग है। पिछली दफा जब तो वो केओस वेल में था तब उनसे मिले थे, लेकिन अब तो देखो वो अपनी पावर से अपने पाइनिकल एग्जिस्टेंस पूरे के पूरे ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में बन चुका है। और अभी के फिलहाल बताया जाता है कि बंदे जितने भी ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में मौजूद थे वो कभी भी लू फेंग को डायरेक्टली उसके नाम से रिप्रेजेंट नहीं करते थे। पहले तो लू फेंग को सब लूओ ही ऐसे वैसे नाम से बोला करते, लेकिन अभी के फिलहाल लू फेंग की पावर्स इस लेवल तक बढ़ चुकी थी कि यहाँ पर सब लू फेंग को योर मैजेस्टी, किंग, लॉर्ड इन सब के नाम से बोला करते थे। मतलब कि उनके मन में भी कहीं ना कहीं भय और कहीं ना कहीं इज्जत पनप चुकी होती है।
जिसके साथ यूजी एम्पर भी ड्रिंक करते हुए कहते हैं कि हम हमारे लॉर्ड ने में बदले लेने की काफ़ी ज़्यादा मदद की है। एम्पर वू और एम्पर जी दोनों मारे जा चुके हैं और एम्पर यान वो तो भाग चुका है ऑरिजिन कॉन्टिनेंट छोड़कर। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा दिन तक ऑरिजिन कॉन्टिनेंट से बाहर सर्वाइव नहीं कर सकता है और मुझे कभी भी यकीन नहीं था कि मैं अपना बदला ले पाऊंगा। और इस वक्त बताया जाता है कि यहाँ पर पहले के मर्तबा जो 2 रॉयल फैमिलीज के पास पावर्स रहा करती थी, मोनार्ची रहा करती थी, वो सब पूरी तरह से मोनोपोली क्रिएट कर चुके थे, वो खत्म हो चुकी होती। इस वक्त तक उनके पास कोई भी पावर्स नहीं थी क्योंकि यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे तीसरा एक और एंसेस्टर आ चुका है जिसकी वजह से वो सब कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे वो कहते हैं कि अभी के फिलहाल रॉयल फैमिलीज तो और ओवरवेलिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सब लोग ऐसे ही जा चुके हैं। डियन, बाइमो, लाइलैंड, वो डीवो और डीजी वो सब खत्म हो चुके हैं। मतलब पापी पापी जो लोग थे वो सभी खत्म हो चुके थे। टोटल में 5 एम्पर और मोनार्चेस थे, एक एक करके मारे जा चुके होते। इसी वजह से ऑरिजिन कॉन्टिनेंट पे उनका जो इम्पैक्ट पड़ा था वो काफी ज्यादा हो चुका होता है। एटलीस्ट जो 2 मेजर रॉयल फैमिलीज थी वो काफी ज्यादा डर चुकी थी और अभी बहुत ही केयरफुली, बहुत ही कॉशियसली जो भी चीज करना होता है वो किया करते थे। मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे क्राइम बिल्कुल ही खत्म हो चुका है हमेशा की तरह। मतलब पावरफुल लोगों के लिए अब आप इटर्नल गॉड में रहकर किसी लोअर बंदे को मारते हो तो उतना से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर सकते हो, उतना दुनिया का रीति रिवाज है। इन सबको लू फैंग नहीं बदलता बल्कि लू फैंग इन सब पे इंप्लीमेंट करता कि यार तुम बिलियंस में डिवोवर नहीं कर सकते हो, मिलियंस में डिवोवर नहीं कर सकते हो, 10-20 को खा जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना नेचर का खेल है, उतना चलता है। अगर ऐसा नहीं चलेगा तो यार ओवर पॉपुलेशन क्रिएट हो जाएंगे और लड़ना तुम्हारा बात है, वो सब तुम जानो, मैं कोई भी काम का नहीं है। अब यहाँ पे D1 भी इस्तेमाल करते हुए क्या था कि इनियसनली अब यहाँ पे ये सब चीज़ तो हो रही थी लेकिन इसी के साथ हमें D1 को दिखाया जाता है जैसे कि लू फैंग ने मार डाला था लेकिन वो रीइंकार्नेट कर चुका होता है। अब वो यहाँ पे D1 इस्तेमाल करते हुए कहता है कि इनिशियली लूहे ने मुझे 2 से 3 बेट का टाइम लिया था मुझे मारने के लिए, लेकिन उस वक्त तक मैं अपने आप को रीइंकार्नेट करवा पाया था। लेकिन यहाँ पे हमें बताया जाता है कि वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश था। मतलब बंदा पहले बहुत ही डरा हुआ था, मतलब बंदा बहुत ही गुस्सा था, लेकिन इस वक्त अपना खुद शुक्रगुजार था कि यार बंदे ने मुझे माफ़ कर दिया, मुझे छोड़ दिया। मतलब कि बंदे की पूरी तरह से सोच ही बदल चुकी होती कि यार छोड़ो मेरी जान बच गई, वही सबसे बड़ी है। वो कहता है कि सबसे ज्यादा पाप करने वाला था वो मैं ही था। मतलब D1 खुद जानता था कि सबसे ज्यादा पाप उसी ने किए लेकिन फिर भी वो अभी जिंदा बचा हुआ है और एक्चुअली उसके लिए एक प्रॉफिट ही होता है। मतलब मरना भी उसके लिए एक प्रॉफिट जैसा ही होता है। वो कहता कि ऑलराइट मैं अभी रॉयल फैमिली में वापस तो नहीं जा सकता हूँ, मैं इसका सोच भी नहीं सकता हूँ और साथ में मैं अल्टीमेट लाइफ फॉर्म तक कल्टीवेट भी नहीं कर सकता हूं। जिसके साथ वो ये भी कहता कि कोई बात नहीं, लेकिन इस चीज से मैंने कई सारे काउजन इफेक्ट से छुटकारा पाया है, इसी कारण मैं अपनी कल्टीवेशन में और भी फोकस कर सकता हूं और शायद ये चांस हो सकता है कि मैं ग्रेट डॉग को भी कंप्रीहेंड कर सकूं। मतलब पहले वो ह्यूमन ब्लड लाइन को कल्टीवेट किया करता था और जबकि वो अब डिवोवर नहीं कर सकता तो उसे ग्रेट डॉग पे ही फोकस करना होगा। इसलिए वो कहता है कि काश मैं शायद इस बार ग्रेट डॉग को कंप्रीहेंड कर पाऊंगा और शायद अगर इसको मैंने किया तो मेरी पावर्स भी उन सब जैसे पहले जैसे हो जाएगी। लेकिन क्या करे वो अपने इस बात से काफी ज्यादा खुश होता कि यार सबसे बड़ा कमीना मैं ही था और मैं ही बच चुका हूं। अब यहाँ पे लू फैंग की राइज की वजह से D1 फिर से वो गलती नहीं दोहराता है क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि यार मेरी पावर्स इतनी हाई नहीं कि यार वो सब मैं कुछ भी कर सके। जिसके साथ यहाँ पे वो कहता है कि यार कोई भी बात नहीं, चलो इन सबको जाने दो। D1 फिर से खुद से सोचता और कहता है कि अभी के फिलहाल डियान तो भाग चुका है लेकिन कोई नहीं, वो बाहर ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जिसके साथ यहाँ पे वो अपनी एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहा होता है। मतलब कह सकते हो कि उनकी जो पावर्स होती है वो इतनी होती है कि वो आराम से केओस वेलम में बेक कर सकते थे, लेकिन वो बंदा अपनी लाइफ बड़ी आराम से काट रहा होता है और इन सब के बारे में सोच रहा होता है। ये भी बताया जाता है कि उसने एम्पर यान के साथ काफी लंबा अरसा टाइम बिता चुका था, उसे काफी ज्यादा चीजें उसके बारे में पता था कि आखिरकार वो बंदा कैसा है। तो ये उसी एम्पर यान के बारे में बात हो रही है जो कि भाग चुका है। जिसके साथ वो इन के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि यार वो सब तो मारे जा चुके हैं और मैं अभी जिंदा हूं। और हमें यहाँ पे एक ऑर्डिनरी लार्ज सिटी के अंदर के एक ऑर्डिनरी से इटर्नल ट्रू गॉड को दिखाया जाता है जो कि अभी के फिलहाल यानफेंग गिल के इंटेलिजेंस सोर्स में सारी चीजें रिव्यू कर रहा होता है। और जो इटर्नल ट्रू गॉड वाला बंदा होता है उसे विश्वास ही नहीं होता कि ये लुओ ही असल में गैलेक्सी रूलर है, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता। वो क्या था कि जब मैंने पहली बार उसको नोटिस किया था तो वो तो सिर्फ एक इटर्नल ट्रू गॉड था, आखिरकार वो इतनी
इतनी जल्दी इतना पावरफुल कैसे बन पाया। अब ये देखो, ये कोई और ये दूसरे बंदे का सीन दिखाया जा रहा है, आप इसको एम्पर युआन मत समझ लेना। इसके साथ यहाँ पे वो क्या था कि इनिशियली वो एक युआन सिटी का एक इटर्नल ट्रू गॉड था, लेकिन अभी तो उसकी पावर्स दो नेशन के एंसेस्टर जितनी हो चुकी है। फॉर्चुनेटली मैं जल्दी से री इनकारनेट कर चुका हूँ। और ये जो बंदा होता है ये ली युन यान होता है, ये वही बंदा होता है जबकि लू फेंग इटर्नल ट्रू गॉड में था, युआन सिटी में रहा करता था। तो कैसे लू फेंग सबसे फाइट किया था, तो उस वक्त एक मैकेनिकल ट्रेजर लेकर लू फेंग पे अटैक करने के लिए वो घुस गया था, लेकिन लू फेंग उससे कैसे भी बच गया था, उसको भगा दिया होता है। लेकिन यार उसने भी लू फेंग को बहुत ऑफेंड किया था, लेकिन वो बाद में आगे चलकर री इनकारनेट कर चुका हो। इसलिए कह सकते हो कि ये भी बंदा काफी ज्यादा डरा था, क्योंकि जब लू फेंग इटर्नल ट्रू गॉड में था तो उसने उसको मारने की कोशिश की होती है। अब यहाँ पे वो कहता है कि कोई नहीं ऐसा होता, और वो कहता है कि मुझे केयरफुल रहना होगा, क्योंकि जब मैं एक केओस वेलम का बंदा बन पाऊंगा तो अभी यहाँ पे कोई भी ज़्यादा इटर्नल मतलब केओस वेलम के बंदे नहीं है, तो शायद मैं अपने इस लूहे की नज़र में आ सकता हूँ, तो इसलिए मुझे केयरफुल रहना होगा। मतलब बंदे की पावर्स इतनी थी कि वो इटर्नल ट्रू गॉड से केओस वेलम ब्रेक थ्रू कर सकता है, लेकिन वो बंदा इतना ज़्यादा डरा हुआ होता है कि वो ब्रेक थ्रू करता ही नहीं है। वो कह देता है कि यार मुझे नहीं करना है, मैं हमेशा के लिए अभी इटर्नल ट्रू गॉड में ही रहूंगा, क्योंकि वो जानता था कि शहर में ज्यादा केओस वेलम के बंदे नहीं मौजूद हैं। अगर वो केओस वेलम बन गया तो लू फेंग की नजर ऑब्वियसली उस पर जा सकती है, उसका ऐसा अनुमान था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लू फेंग उतना भी ध्यान देने वाला है। इसके साथ यहाँ पे इन सब के बारे में डरा हुआ होता है, जिसके बाद वो फिर से कहता है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, लेकिन क्या करे कि मैंने उसको प्रोवोक कर दिया था, इसलिए वो इन सब के बारे में सोचता है, वो केयरफुल लाइफ अपनी जीने लगता है। जिसके साथ यहाँ पे ऐसे ही सीन चेंज कर बहुत सारी चीजों को दिखाया जाता है, जो कि ये सारी बेफालतू चीज होती हैं, जो कि पुराने लू फेंग के एनिमीज होते हैं, जो कि लू फेंग को एक बार ऑफेंड कर चुके हैं, वो तो सबकी फटी पड़ी हुई होती है। इसके साथ यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही होती हैं, साथ में वो सभी चीजें होते रहती है, और साथ में हमें लू फेंग को भी दिखाया जाता है जो कि अपने कल्टीवेशन कर रहा होता है, और दिखाया जाता है कि एक ब्लिंक ऑफ आई में 3 सीजन ऑफ एक्सटेंशन पास हो चुके होते हैं, और अभी लू फेंग ने जो 9 रिलम्स को सीखा होता है वो काफी दूर जा चुका होता है, अभी कि फिलहाल लू फेंग उसी को स्टडी कर रहा होता है। लेकिन बताया जाता कि इन सब के बावजूद भी लू फेंग को थोड़ी सी मदद तो मिली थी, लेकिन उतनी अच्छी खासी नहीं होती है। लू फेंग ने उसको कॉम्प्रिहेंड करना स्टार्ट कर दिया था। लू फेंग को डर था कि कहीं वो इंसेन ना हो जाए, पागल ना हो जाए, क्योंकि ये जो डिस्ट्रक्शंस की पावर्स होती है वो काफी ज्यादा होती है, ये हायर लेवल के डिस्ट्रक्शन मेथड्स को दिखा रहे होते हैं। इसके साथ यहाँ पे लू फेंग उसी डॉ ऑफ डिस्ट्रक्शंस के और भी डीप अंडरस्टैंडिंग को एक्यूमुलेट करने लगता, उसको सीखने लगता, और साथ में उसने कई सारे इसी से मल्टीपल अल्टीमेट सीक्रेट टेक्निक्स तक को कंप्रीहेंड कर रखे थे लू फेंग के लिए। अभी के फिलहाल अल्टीमेट लेवल सीक्रेट टेक्निक्स को कंप्रीहेंड करना एक बच्चे जैसी बात हो चुकी होती है, और साथ में लू फेंग ने अपने डोपलगैंगर को तो डिस्ट्रक्शन डेमन क्लैन के साथ भी मर्ज कर दिया होता है, जिसके साथ उसकी पावर्स ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो चुकी होती है, और साथ में उसने अपने कल्टीवेशंस को भी थोड़ा सा बढ़ाया होता है, ज्यादा नहीं बढ़ी होती, बस हल्की फुल्की होती है। अब यहाँ पर लू फेंग उसी परफेक्ट लेवल इनहेरिटेंस को देखता है, जिसके अंदर बेसिकली उतने ग्रेट डाउस के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई होती है, सिर्फ फंडामेंटल ग्रेट डाउस के ही बारे में बताया जाता है, जिसको कि लू फेंग आसानी से समझ चुका होता है। और साथ में लू फेंग ने उसके अंदर ड्राउ सीइंग वेलम को भी देखा होता है, जिसमें कि डॉ ऑफ डिस्ट्रक्शंस के कई सारे मेमोरी इम्प्रिंट होते हैं, मतलब कि ओरिजिन 1 में कह सकते हो कि कई सारे फाइट हो चुके होते हैं, उन्हीं सारे फाइट्स की डिस्ट्रक्शंस को दिखाया गया होता है। मोर ओवर इसमें हमें कई सारी मेमोरीज को दिखाया जाता है, जो कि युआन वर्ल्ड की लॉन्ग हिस्ट्री के इंटायर वर्ल्ड के मोस्ट इंटेंस डिस्ट्रक्शन मेमोरीज को शोकेस किया होता है। मतलब कह सकते हो कि बहुत ही पावरफुल डिस्ट्रक्शन इसमें दिखाई गई होती हैं, और यहाँ पे इतने पावरफुल प्रैक्टिशनर जो कि इवन हायर लेवल डिस्ट्रक्शन मतलब हायर लेवल ह्यूमन बंदे से भी फाइट कर चुके हैं, उन सबके डिस्ट्रक्शन को दिखाया गया है। मतलब ये समझ लो कि लू फेंग ने जो फर्स्ट वेलम को परचेज किया होता है उसके अंदर एक पूरा का पूरा मूवी सीन ही होता है, जिसमें सिर्फ पार्ट्स दिखाई गई होती है, एक्शन सीक्वेंस दिखाई गई होती है, उनकी मेमोरी इम्प्रिंट्स काफी ज्यादा गहराई में होती हैं, और इसके अंदर काफी टेरिफाइंग चीजें मौजूद होती हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे डिस्ट्रक्टिव मेमोरीज होते हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होते हैं और किसी की स्पिरिट को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब समझ सकते हो कितनी टेरिफाइंग चीज इसमें बसी हुई होती है। लू फेंग जब उन सारे हायर लेवल सीन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखता तो उसकी खुद
रूह कांप जाती, मतलब कि बहुत ही टेरिफाइंग लेवल की फाइट्स उसमें होती है। फ्रॉम द फर्स्ट रेलम, मतलब शुरुआत के फर्स्ट रेलम से वहां पे लू फेंग ने अपने आप के ह्यूमन लेवल के डिस्ट्रक्शन से बहुत बड़ा इंप्रेशन लिया होता है। मतलब लू फेंग भी समझ चुका होता कि आखिरकार ह्यूमन लेवल्स पे कितनी बड़ी बड़ी डिस्ट्रक्शंस होती है। लू फेंग साथ में अपने जो इस क्रिएटर, मतलब जो फर्स्ट रेलम के क्रिएटर्स के बनाए होते हैं, उसके बारे में भी समझ जाता कि आखिरकार उसके एम्बिशंस क्या थी। क्लियरली जो क्रिएटर होता है वो अपने यंगर जनरेशन को दिखाना चाहता कि देखो कैसे तुम अपने परफेक्ट लेवल इनहेरिटेंस को यूज करके अपने आप को इसी कैजुअल से ब्रेक थ्रू करा सकते हो। एटलीस्ट तुम इससे एक वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ बन सकते हो। ऑफ कोर्स इसके कारण यहाँ पे ये सारी लेगेसी काफी ज्यादा टेरिफाइंग हो जाती हैं और यंगर जनरेशन को अपने रास्ते को फोर्स करने पे मजबूर कर देती हैं, जिसके कारण यहाँ पे ये बताया जाता है कि इसके कारण अगर इन सभी को वो फॉलो करे तो यंगर जनरेशन वाले जितने भी बंदे होंगे वो खुद का रास्ता ना चुनेंगे। इसी कारण इन्फिनाइट स्पेस ने उसके टोटल में एक्सचेंज को सिर्फ 5 रियल्म्स तक ही लिमिट कर दिया था। मतलब आप 9 रियल्म्स में से सिर्फ 5 को ही परचेज कर सकते हो, बाकी के 4 वो सभी बाहर में गए, उसको आपको देखने की जरूरत नहीं है। बाकी का आपको अपने खुद से बनाना होगा, अपने खुद के पाथ को क्रिएट करना होगा, खुद से आगे बढ़ना होगा। इसी कारण तो युवान जब लू फेंग से मिले होते हैं तो उन्होंने कहा था कि तुम शुरुआत के 3 को ही परचेज करना, बाकी के बागे वो सारी बेकार है, तुम्हें खुद से अपने आप के डॉग को प्रोग्रेस करना होगा। जिसके साथ यहाँ पे लू फेंग अपनी तरफ देखता और कहता कि मेरी जो स्ट्रेंथ की प्रोग्रेसिंग है वो काफी धीमी हो चुकी है, मेरे पास कोई रिसोर्सेज भी नहीं मौजूद है और इस समय हो चुका है कि मुझे ओरिजिन वर्ल्ड के बियॉन्ड जाना होगा। मतलब लू फेंग उसी के जाने के प्लान बनाने लगता है, उसी के प्लान में वो बाहर की तरफ देखने लगता है। मतलब उसका टाइम आ चुका है ओरिजिन वर्ल्ड के बाहर कदम रखने का, क्योंकि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर यहाँ पे इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो लू फेंग को अब ज्यादा पावरफुल बना सके। यहाँ तक कि ऑक्सिलरी आइटम जो कि ह्यूमन क्रिस्टल्स थे, जो कि लू फेंग को यान फेंग एंसेस्टर से मिल रखे थे, लू फेंग उसको काफी लंबे अरसे से यूज कर सा आ रहा था, लेकिन वो अभी लू फेंग के लिए बिल्कुल ही बेकार हो चुका होता है। और जब से लू फेंग एक अर्ली स्टेज गॉड एम्पर लेवल का लाइफ फॉर्म्स की पावर्स को पोजेस किया होता है, आराम से लू फेंग 300 ह्यूमन क्रिस्टल्स को इसी स्टेट में एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया होता है। और सच में ये काफी ज्यादा महंगा होता है, अभी के फिलहाल लू फेंग इसको खर्च को उठा नहीं सकता है। लू फेंग के पास ऐसी कोई ट्रेजर्स भी नहीं थी जिससे कि वो अपने ट्रेनिंग को ट्रेन कर सके, मतलब ट्रेनिंग कर सके। जैसे कि लू फेंग के पास स्टार टावर थी, घंटा, लू फेंग स्टार टावर से आखिर कितना ही कुछ कर सकता है, माना उसने अंदर एक एंसेस्टर की ह्यूमन है, लेकिन यार लू फेंग को बहुत सारी चीजें सीखनी है। लू फेंग को सिर्फ डिस्ट्रक्शन के बारे में नहीं सीखना, बल्कि लू फेंग को कंप्लीट डॉग के बारे में सीखनी है, जो कि लू फेंग को अकेले स्टार टावर से नहीं मिल सकती। इसी कारण लू फेंग की एफिशिएंसी काफी ज्यादा गिर चुकी होती है। जिसके साथ लू फेंग वहां पे सिंगल कॉल करता है, सिंगल स्टेप में लू फेंग ह्यूआंग सिटी को छोड़कर इंपीरियल पैलेस ऑफ चू, कैपिटल ऑफ चू में एंटर मार देता है। इसी के साथ हमें सीन चेंज कर इंपीरियल चू पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पे लू फेंग अपने मास्टर से मिलने के लिए आया हुआ होता है। जिसके साथ मास्टर से अपने लू फेंग कहता कि मास्टर, अब एम्पर चू भी लू फेंग की तरफ स्माइल करते हुए कहते कि क्या तुम जाने के लिए तैयार हो, तो लू फेंग भी हामी भरता है। और यहाँ पर अपना लू फेंग कहता कि एक बार मैं आउटसाइड वर्ल्ड के बाहर चला जाऊं, मुझे वहां पे बहुत सारी एनकाउंटर्स मिलेगी, जिससे कि मैं वहां के मैरिड वर्ल्ड्स के काउंटलेस पावरफुल बीइंग से फाइट कर सकता हूँ, साथ में और भी स्ट्रॉन्ग फिगर से मैं मिल सकता हूँ, जिसके कारण में जो कल्टीवेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और वो अपने मास्टर से पूछता, मास्टर क्या आप मेरे साथ बाहर नहीं जाना चाहते हो? अब डीचू उसकी तरफ देखकर कहता कि नहीं तुम जाओ, मैं नहीं जाना चाहता। और वो हंसते हुए कहते हैं कि ओरिजिन वर्ल्ड के बाहर की दुनिया में मेरी स्ट्रेंथ सबसे बॉटम में लाई करेगी, जिसके कारण मैं हो सकता हूँ कि तुम्हें होल्ड बैक कर सकूं। और मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि मैं एक्सटेंशन, मतलब ओरिजिन कॉन्टिनेंट के एक्सटेंशन तक अपने आप को ट्रेन करूँ, ताकि तभी मैं बाहर जा सकूं। इसके कारण अगर मैं वहां पे मारा भी गया तो मुझे उतना ज्यादा अफसोस नहीं होगा। अब लू फेंग भी ज्यादा कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि अभी के फिलहाल उसे अपने आप पे खुद पे रिलाई करना होगा। उसकी स्ट्रेंथ खुद ही सिर्फ अर्ली स्टेज ऑफ गॉड एम्प्रेस के अंदर है, और ये उसका पहला दफा है कि वो ओरिजिन वर्ल्ड के बाहर जा रहा है, मतलब इसी वर्ल्ड के बाहर वेंचर करने जा रहा है। उसकी पावर्स उतनी ज्यादा नहीं थी कि वो अपने बंदों को प्रोटेक्ट कर सके, उसके पास ज्यादा वेपन्स थे, ज्यादा ट्रेजर्स थे, ज्यादा
रिसोर्सेज थे, इसी कारण यहाँ पे लू फेंग अपने मास्टर की भी हेल्प नहीं कर सकता था। इसी के साथ डीचू स्माइल करते हुए कहते कि जाओ बाहर अच्छे से एक्सप्लोर करो, और जब तुम रिटर्न करो तो हो सकता है कि मास्टर तुम्हारे रिलाई मतलब तुम्हारे प्रोटेक्शन पर ही रिलाई करे और मैं तुम्हारे साथ निकल सकता हूँ। और लू फेंग भी हामी भरता और कहता फिर तो मैं यहाँ से जाने की अनुमति लेता हूँ। तो लू फेंग की टीचर एम्परर चू कहते हैं कि जाओ अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करो और जहाँ तुम्हें सोचने की चिंता मत करना, सोचने की बात नहीं है। अब लू फेंग इसके साथ ऑरिजिन एंचेस्टर और साथ में केओस सिटी लॉर्ड और साथ में मोरोसा से मिलता है और वो उन तीनों को बताता है कि अभी के फिलहाल मैं ऑरिजिन वर्ल्ड के बाहर जा रहा हूँ एक्सप्लोरेशन के लिए। लेकिन वो ये भी कहता है कि ऑफ कोर्स मेरी ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में क्लोन भी मौजूद होगी, जिसके साथ वो आगे कहता है कि देखो अभी के फिलहाल मैं अपनी क्लोन को तो छोड़ दूंगा, लेकिन मैं पूरे रास्ते में फोकस करना जरूरी होगा। मेरी जो क्लोन होगी वो ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में मौजूद तो होगी, लेकिन वो हमेशा सेक्लूजन में ही रहेगी। अगर कुछ इंपॉर्टेंट आए तो तुम तीनों मुझे मैसेज भेज सकते हो और मैं उसको रिसीव कर लूंगा, लेकिन याद रखना कि मैं सेक्लूजन के समय उन सब पे मैसेज पे अटेंशन नहीं दे पाऊंगा, मतलब ध्यान नहीं दे पाऊंगा। अब लू फेंग साथ में इंस्ट्रक्ट करते हुए कहता है कि टीचर युआनजू गैलेक्सी डिवाइन किंगडम और डॉहस सेक्ट में आप पर ही छोड़ता हूँ, क्योंकि मोरोसा की टेम्परमेंट काफी ज्यादा अनरूली है, वो उसको अच्छे से नहीं चला सकता है, इसलिए मैं आप दोनों पे छोड़ता हूँ कि आप दोनों इस पर नजर बनाए रखना। अब मोरोसा भी यार कहता कि मास्टर मैं तो बहुत ज्यादा ऑबिडिएंट है। अब यहाँ पे युआनजू और लॉर्ड ऑफ केओस सिटी भी हामी भरते हुए कहते कि चिंता मत करो, हम पे छोड़ दो, हम अच्छे से संभाल लेंगे। इसके साथ लू फेंग मोरोसा की तरफ देखता है और हाफ स्माइल करते हुए कहता है कि अगर के फिलहाल मैं तुम्हें यहाँ पे क्लोज न करूँ और यहाँ पे मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ू तो पता नहीं कि तुम किस तरह का ट्रोल मचाओगे। मतलब लू फेंग मोरोसा के बारे में अच्छा से जानता था कि मोरोसा एक डिस्ट्रक्शन ऑफ बीस्ट है, मतलब डिस्ट्रक्शन बीस्ट है, उसे डिस्ट्रक्शन के अलावा कुछ और नहीं आता, उससे इतना बड़ा राजपाट तो संभलाएगा नहीं। इसलिए वो अपने टीचर युआनजू और साथ में कह सकता हूँ कि वो केओस सिटी लॉर्ड मतलब दोनों अपने टीचर्स को कह देते कि आपको ही संभालना है। इसके साथ लू फेंग का क्लोन इमीडिएटली मुड़ते हुए कहता कि मैं सेक्लूज में जा रहा हूँ, और वो डीपर केव में जाता है, रूम में एंटर करता है और साथ में स्टार टावर में चला जाता है। सेम टू सेम वैसा ही केस है जैसा कि हमने देखा कि कैसे दोनों नेशन के एंचेस्टर अपने सेक्लूजन में चले जाते हैं तो वो उठते नहीं, चाहे कितनी ही जरूरी इंपॉर्टेंट मैसेज क्यों ना हो। सेम टू सेम अभी हाल लू फेंग का ही होने वाला है, क्योंकि लू फेंग अगर उसका फैमिली भी आके उसको मैसेज करे तो यहाँ पे लू फेंग रिसीव नहीं कर सकता। वैसे भी लू फेंग की फैमिलीज को कोई भी हार्म करने वाला अभी पैदा ही नहीं हुआ है पूरे के पूरे ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर भी। मतलब लू फेंग का फैमिली सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव फैमिली हो चुकी है और वो उतनी जल्दी मरने वाले नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि उन सब की लाइफ इटर्नल हो चुकी है। इसके साथ यहाँ पे हमें ये बताया भी जाता है कि कैसे वो एंचेस्टर सेक्लूजन में रहा करते तो रेस्ट करने मतलब रिलैक्स करने के लिए वो बाहर निकला करते हैं। इसके साथ इसी मोमेंट पे हमें लू फेंग और डी किंग को दिखाया जाता है जो कि स्काई में फ्लाई करते हुए हॉरिजन की तरफ जा रहे होते हैं। वो अभी एक आइस फील्ड के रिमोट एरिया में तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पे हमें आईसी वैली के अंदर एक डार्क डीप पूल को दिखाया जाता है, जो कि वही जगह होती है जहाँ से डियान भागा होता है, और ये वो जगह होती है टेलीपोर्टेशन पैसेज जो कि ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर के रास्ते को दिखाती है। अब यहाँ पे लुओ है और डी किंग वहाँ पे आ चुका होता है। डीफू वहीं पे इंतजार कर रहा होता है कि जब ये दोनों बाहर जाएंगे, जब लूहे बाहर जाए तो मैं उससे बात करके उसके साथ जा सकूँ। अब यहाँ पे डीफू उसी पुल के पास बैठा होता है और कहता है कि लूहे डी किंग। अब इसी मोमेंट में डीफू के पास वो दोनों आ जाते हैं, स्माइल करने लगता है। लू फेंग भी स्माइल करते हुए कहता है एम्परर फू। यहाँ पे लू फेंग के ऊपर एम्परर फू का काफी अच्छा इंप्रेशन बन रखा होता है, क्योंकि हर एक टाइम पे एम्परर यान ने लू फेंग को सप्रेस करने की कोशिश की थी, तो यहाँ पे एम्परर फू उसके साइड हमेशा ही खड़ा रहता था, उसकी यहाँ पे बराबरी किया करता था। मतलब कह सकते हो कि वहाँ पे एम्परर यान ने लू फेंग की काफी ज्यादा मदद की होती है। अब यहाँ पे डी किंग अपने ही क्लासमैन को देख कर कहता है कि एम्परर फू क्या तुम यहीं पे हमेशा से बैठे रहे थे क्या। अब यहाँ पे डीफू भी कहता है कि यहाँ पे ऑरिजिन वर्ल्ड के बाहर की जगह पे काउंटलेस क्राइसिस हो सकते हैं, इसलिए मैं आप दोनों के साथ जाना चाहता हूँ। ये सुनकर डी किंग उसकी तरफ देख कर कहता है और सोचता है कि डीफू की स्ट्रेंथ अभी भी थोड़ी बहुत लैक कर रही है, अगर उसको ले जाएगा अपने साथ तो कह सकते कि वो अभी गोफर मतलब किसी इंडिपेंडेंट बॉय मतलब आवारा बॉय की तरह रहेगा। मतलब उसकी उतनी पावर्स नहीं कि वो अकेला घूम पाएगा, उसे हमेशा लू फेंग और डी किंग के साथ ही चिपक कर रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ डी किंग का वो क्लासमैन था, वो कहता कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर तुम मुझे फॉलो करोगे। आफ्टर वो दोनों सेम क्लान से थे तो उन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग थी वो काफी अच्छी हो चुकी थी। इसी के साथ डी किंग
लू फेंग की तरफ देख कर कहता है कि अभी के फिलहाल तुम्हें ब्रदर लूहे से पूछना होगा कि आखिर उसका ओपिनियन क्या है। और डीफू लू फेंग की तरफ देखने लगता कि क्या लू फेंग उसको एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं, क्योंकि इन सारे ईयर्स में लू फेंग को वो ओपनली सपोर्ट करता आया था सिर्फ इसी दिन के लिए कि लू फेंग को वो अपने साथ ले जा सके। अब यहाँ पे लू फेंग भी इस्तेमाल करते हुए कहा था कि जैसा कि ब्रदर किंग को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है तो ऑफ कोर्स मुझे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप मेरे साथ चलने को तैयार हो सकते हो। अब ये सुनकर एम्पर फू भी लिसन करता है, उसे भी इस्तेमाल आ जाते कि फाइनली मैं इनके साथ जा सकता हूं। लेकिन तभी एम्पर किंग फिर से सोचते हुए क्या था कि जबकि हम एम्पर फू को एक साथ ले जाए तो क्यों ना हम एम्पर मिंग को भी ले चले, क्योंकि उनकी पावर्स काफी अच्छा है। अमंग द जितने भी रॉयल फैमिली से एंशिएंट किंगडम्स के वो दोनों की कल्टीवेशन काफी हाई होती है, जिसके साथ एम्पर फू भी कहते हैं कि एम्पर मिंग की स्ट्रेंथ मुझसे ऊपर है और ह्यूमन ब्लड लाइन के पाथ ऑफ कल्टीवेशंस में उसने ऑलरेडी गॉड एम्पर के थ्रेशोल्ड को टच कर दिया है। अब यहाँ पे जो होते हैं बंदे वो बात करने लगता है और लू फेंग भी कहता है कि कोई बात नहीं, अगर डीमिंग भी जाना चाहेगा तो हम लोग साथ में चल सकते हैं। अब डीमिंग के भी इंप्रेशंस जो लू फेंग पे थी वो काफी अच्छी होती है, इसलिए लू फेंग भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता है। अब यहाँ पे डी किंग जब सुनता है कि लू फेंग ने अप्रूव कर दिया तो वो डी मिंग को वो मैसेज ट्रांसमिट करता और सडनली बहुत ही जल्द वहाँ पे एक वैली से फ्लाई करता वहाँ पे डी मिंग आ चुका होता है। इसके साथ डी किंग यहाँ पे डी मिंग से कहता है कि मैंने ब्रदर लूहो से बात कर ली है और यहाँ पे तुमसे बात की, मतलब एम्पर फू से भी बात कर लिए, जिसके कारण हम तुम्हें भी मतलब हम तुम्हें भी साथ में ले जाना चाहते हैं। अब यहाँ पे डीमिंग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल होते हैं और लूहे का शुक्रिया अदा करते हैं। अब वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड और अकेला रहा करता था, लेकिन वो भी ये अच्छे से जानता था कि उसकी स्ट्रेंथ ओरिजिन वर्ल्ड के बाहर में बहुत ही ऑर्डिनरी होती है, इसलिए वो मान जाता है। अब यहाँ पे लू फेंग स्माइल करते हुए कहा था कि इनिशियली एम्पर मिंग आपने ही मुझे इंट्रोडक्टरी पेंटिंग गिफ्ट की होती है, जिसके कारण मेरी कल्टिवेशंस काफ़ी अच्छे से बड़ी होती हैं और मैंने आपका कभी भी शुक्रिया अदा नहीं किया, तो ये तो मेरे लिए एक छोटी सी बात होगी। डीफू जो कि उन सबके बगल में था वो भी थोड़ा सा अच्छा महसूस करने लगता है, क्योंकि यार दो पावरफुल बंदों के बीच में वो अकेला कमजोर सा जा रहा था तो उसे थोड़ा सा अजीब तो लगेगा ही, लेकिन डीमिंग ओके उसकी पावर्स उसके लेवल के बराबर है तो उसे थोड़ा सा उतना अजीब नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके साथ एक वीकर बंदा महसूस होता है। मतलब ये वही बात होगी कि आप 6-5 के बीच में रहोगे और आप 6 रहोगे तो थोड़ा सा अजीब लग सकता है, मतलब कि आपके लेवल के हाइट वाला बंदा रहेगा तो आप उसके साथ अच्छे से कोऑपरेट कर सकते हो आपके लंबे वाले दोस्तों के साथ ही। वैसे ही यहाँ पे चल रहा होता है। इसके साथ डी किंग में कहा था जबकि सब चीज हो चुका है तो चलो हम लोग चलते, और वो सभी उसके अंदर एंटर करता, सडनली वो सब इमीडिएटली उसी डार्क एबिस में एक साथ एंटर कर देते हैं और डी किंग ऑलरेडी उन सबको कंप्लीट स्पेशल चीज के बारे में बता दिया होता है कि कैसे तुम्हें जीन्यू होली रियलम के पास आनी है, और वहां पे उन सब ने इंस्टेंटली डिस्टेंस को लॉक कर दिया था, मतलब कोऑर्डिनेट्स बता दिए होते हैं, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेट्स के आप वहां पे जा नहीं सकते, आप भटक सकते हो डार्कनेस में। इसी कारण वहां पे वो सभी उसी जीवू होली रियलम में आ चुके होते हैं। सडनली वहां पे डार्क फोर्स सिमल करता, लाइट से डी किंग, लू फेंग, डीफू, डीमिंग वो सभी गायब हो जाते हैं, वो सभी ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं ओरिजिन वर्ल्ड में, मतलब सीधे के सीधे जीवू होली रियलम में वो सब इंटर करने वाले जहाँ पे ह्यूमंस रहा करते थे, वहां पे आउटर रीजन में अपना एक टोली बनाकर। और फाइनली लू फेंग ओरिजिन कॉन्टिनेंट से बाहर निकल गया है, बाहर डार्कनेस को एक्सप्लोर करने के लिए। और जैसा कि मैंने बताया ये वॉल्यूम 6 का एंड हो रहा है, तो यहाँ पे जो प्लॉट से और जितनी भी स्टोरी लाइन है वो कंप्लीटली चेंज होने वाली, कैरेक्टर्स के डिजाइन से सभी चेंज होने वाले हैं। और साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 दिन का बिजी है, तो यहाँ पे 3 दिन तक वो सभी कंप्लीटली रहेगा और 19 जनवरी को ही अपलोड आएगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ अलग कर सकूँ, नैनो मशीन्स की नॉवेल्स की यहाँ मतलब मांगा की वीडियो भी इसी पे आएगी, तो आप लोग 3 दिन बाद ही देखना। और साथ में मैं किसी और भी डोंगवा या फिर एनिमे को शुरू करने वाला हूँ, नॉवल को मैं रहने देता हूँ, सिर्फ स्वालो स्टार की नॉवल को ही कंटिन्यू करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।